गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है उसी को हम थोड़ा सा और आज आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा क्या चल रहा था, इतिहास को जानना और पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहले जानिए इतिहास के स्रोत। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत ये क्या है? इतिहास के स्रोत। हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं? हमारे इतिहास को जानने के कौन कौन से तरीके हैं? आर्कियोलॉजी, पुरातत्व और लिटरेचर, जो हमारे लिखित हैं और जो हमारे अनलिखित हैं, जो हमारे जैसे औजार उनके और जो भी उनकी कुछ चीजें हैं वो मिली हैं। तो ये क्या है? हमारे जो अलिखित, जैसे औजार वगैरह हो गए, पुरातत्व। स्रोत। और ये हमारे हो गए लिखित, लिटरेचर, लिखित स्रोत। इसमें कौन से हैं? मॉन्यूमेंट और आर्टिफैक्ट एंड कॉइन, जैसे हमारे इसमें मृतवाहन वगैरह हो गए, उनके औजार वगैरह हो गए, ये चीजें होंगी हमारी औजार। ये हमारे जो गुफाओं से जो हमें चित्रकारी मिली है, अभी भीमबेटका की गुफा से जो हमें चित्रकारी और नक्काशियां मिली है, चित्रकारी एंड नक्काशी। कॉइन, जो उनके सिक्के थे, क्या थे? उनके सिक्के, जो उनकी कॉइन थी। और रिलीजियंस एंड नॉन रिलीजियंस, लिटरेचर में भी क्या है? रिलीजियंस, जैसे हमारे क्या हो गया? उपनिषद हो गए, उपनिषद, वेद, रामायण एंड महाभारत, और कुछ वो जैन बौद्ध ये भी हो गए हमारे, जैसे जैन ग्रंथ एंड बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैसे आगम और त्रिपिटक, आगम त्रिपिटक। बौद्ध में क्या हो गया? त्रिपिटक, और जैन में क्या हो गया? आगम। और कुछ हमारे नॉन रिलीजियस हैं, जैसे बुक्स होगी हमारे, जैसे ड्रामा हो गया, जैसे अभिनव शाकुंतलम ड्रामा, और भी कालीचरण दास जी का, और भी थे कई ऐसे ड्रामे थे जो कुछ बाहर से जो फॉरेनर आए हैं, जो विदेशी आए हैं कुछ अध्ययन करने के लिए, कुछ यहाँ भ्रमण करने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ अपने नाटक और जो भी चीजें लिखी हैं कुछ उनसे भी हमें ज्ञात होता है। तो ये क्या हुए हमारे इतिहास के स्रोत, इतिहास को जानने के लिए। अब हमने पूरा पाषाण युग कंप्लीट कर लिया, तो हमारे इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया हुआ? 3 कालखंडों में। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। हमारी सीरीज चल रही है प्राचीन भारतीय इतिहास पर। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग को भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। पूरा जो पाषाण, पाषाण से ही पता चलता है पूरा पत्थर का काल था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ये कौन सा हमारा? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये कौन सा हो गया हमारा? मध्य पाषाण काल। और ये नव पाषाण काल, नव पाषाण काल हो गया ये हमारा। तो ये क्या था? द स्टोन एज। स्टोन एज मतलब पत्थरों का युग, स्टोन पत्थरों का युग, पत्थरों का काल, पत्थरों का काल या पत्थरों का युग, कुछ भी कह सकते हो इसमें। तो इस पे हम अभी बाद में वीडियो बनाएंगे। अब हमारी वीडियो चल रही थी पैरेलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसका समय क्या था? 20 लाख से लेके 12,000, 2 lakhs to 12,000 BC। BC का मतलब हुआ हमारा ईसा पूर्व, यानी कि ये बैक काउंटिंग है जो समय से पहले की है। तो इसमें क्या किया था मानव ने? इसमें सबसे पहले मानव ने क्या किया था? द अर्ली मैन यूज लोकल अवेलेबल स्टोन टू मेक टूल्स एंड
इम्प्लीमेंट, यानी कि उसके पास जो भी आसपास में उसके जो भी पत्थर थे, जो भी उसको पत्थर मिला, तो उसने जंगली जानवरों से अपने आप को सेव करने के लिए औजार बनाए। क्या? उन्हीं पत्थरों से उसने औजार बनाए। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके पास पत्थर के औजार थे, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार। सबसे पहले क्या था, उसने पत्थर के औजार बनाना सीखा। जो उसके नजदीक में, जो उसके पास में लोकली जो उसके पास टूल थे, जैसे वो नदियों के किनारे रहते थे, पानी के आसपास जो उन्हें पत्थर मिलते थे, तो उसने सबसे पहले ये किया। फिर आया उसका सेकंड, इसमें मध्यकाल। इसमें मध्यकाल में क्या हुआ, इसने फायर वाज डिस्कवर इन द पीरियड, फायर वाज डिस्कवर इन द पीरियड, मतलब उसने आग की खोज की। आग की खोज तो की, बट उसको आग का यूज नहीं आता था। फायर वाज द डिस्कवर, आग की खोज। क्या हुआ? आग की खोज। फिर थर्ड, उच्च पुरापाषाण काल। इसमें क्या किया? द अर्ली मैन बिगिन टू यूज फायर टू बी सेफ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। तो उसने क्या किया, यानी कि अपने आप को फायर से सेव किया, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों से उसने अपने आप को सेव किया, और कच्चे मांस को वो पका के खाने लगा। बस उसको यही आया, क्या अपने आप को सेव किया उसने जंगली जानवरों से, आग से। अपने आप को सुरक्षित किया। आग से, आग के द्वारा क्या किया उसने? आग के द्वारा अपने आप को सुरक्षित किया। अब हमारा जब आगे मध्यकालीन आएगा, पूरा पाषाण आएगा, मध्य पाषाण काल आएगा और नव पाषाण काल, तो उसमें मानो क्या करेगा धीरे धीरे। देखो इसमें तो उसने पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था और आग की खोज सीख ली थी, और आग से सिर्फ वो या तो मांस को पका सकता था और या फिर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकता था। बस उसको इतना ही आया। बट आगे आने के बाद उसको क्या हुआ, हमारा मध्य पाषाण काल कब से था? 12,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें क्या किया? ग्रोइंग क्रॉप एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि उसने क्रॉप, फसलों को उगाना शुरू किया। धीरे बीजों की उसको जान पहचान हो गई, कौन से उसके लिए बीज उपजाने लायक है और कौन से नहीं है। डोमेस्टिक, कौन से जानवरों को वो पालतू बना सकता है और कौन से जानवर उसके लिए जंगली हैं। तो उसने इसमें मध्य पाषाण काल में, जो अभी आगे आएगा आपका, फिर आता है नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। इसलिए 10,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक की थी। इसको कब उसने, इसमें क्या ग्रोथ किया? इसने ग्रोथ ऑफ अर्ली विलेज बिगिन टू टेक प्लेस, यानी कि उसने एक जैसे झोपड़ियां बनाना या एक स्थान पर धीरे धीरे जब उसने कृषि करना सीख लिया, यानी कि प्रॉपर कृषि तो उसने नवपाषाण युग में सीखी थी, न्यूलिथिक एज में। बट उसने फिर धीरे धीरे उसको इतना ज्ञान हो गया। एक फसल क्या थी, वो 2-3 महीने बाद ही तैयार होती थी, तो वो एक स्थान पर धीरे धीरे रहने लगा। तो कब रहने लगा वो? अभी इस प्रक्रिया में आते आते उसको बहुत टाइम लग गया, बहुत लंबा टाइम। ये उसका स्ट्रगल बहुत लंबे टाइम तक का था। तो अभी हमारी सीरीज थी सिर्फ पैलेलिथिक एज, पूरा पाषाण काल पर थी। इतिहास के स्रोत भी हमने जान लिए। इतिहास के हमारे कौन से स्रोत होते हैं? आर्कियोलॉजी, जो हमारे पुरातत्विक द्वारा जो हमें मिले हैं वो स्रोत, और लिटरेचर, जो हमारे लिखित स्रोत है, जो हमारे लिखे गए हैं, ये बाद में है। उससे पहले हमारा ये था आर्कियोलॉजी। इसमें क्या है? औजार, चित्रकारी कार्य वगैरह, ये सारी चीजें थी। तो पूरा पाषाण काल जो सबसे पहली अवस्था थी, जब से सबसे निम्न अवस्था थी, जो कौन सी थी? सबसे निम्न अवस्था, शेष अवस्था, निम्न अवस्था। इसमें मानव क्या था? मानव का नाम क्या था? होमोसेपियंस। मानव का नाम होमोसेपियंस था। पृथ्वी पर जीवों की शुरुआत। पृथ्वी पर जीवन बोल सकते हो, या जीवों की शुरुआत भी बोल सकते हो। जीवन की ये देखो, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे होती है और कब होती है, इसे आप कैसे जानोगे? धीरे धीरे पृथ्वी पर
जीवन की शुरुआत लगभग 3000 मिलियन हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? 3000 मिलियन पहले हो चुकी थी। सब जीवित पदार्थ समय के साथ साथ सब जीवित पदार्थ समय के साथ सब जीवित पदार्थ समय के साथ साथ लगातार बदलते और विकसित होते गए। समय के साथ साथ बदलते और विकसित होते गए। क्या हुए? समय के साथ बदले और धीरे धीरे विकसित होते गए अपने आप ही। ये प्रक्रिया थी। अपने मानव का क्या था? अपने नर वानर रूप से मानव रूप तक आते आते बहुत लंबा समय लगा। क्या लगा? उसको नर वानर से आते आते मानव रूप में बहुत लंबा समय लगा, यानी कि काफी लंबा टाइम ये बीत गया था। नर वानर चार्ल्स जिनमें आम जैविक विशेषताएं थी।
सांस्कृतिक विकास क्या, जब चार्ल्स डार्विन ने 1860 ईस्वी में क्या रखा, एक जैविक कर्म विकास की के सिद्धांत को रखा, तो वैज्ञानिकों ने माना कि मानव के कई प्रकार के पूर्वज थे, जिसमें आम जैविक विशेषताएं थी। पहला जैविक विशेषता कर्मिक विकास और दूसरा जैविक विशेषता सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। तो जैविक विकास क्या था? जैविक कर्मिक विकास। आधुनिक मनुष्य मुख्य रूप से मानव मुख्य रूप से चेहरे की बनावट, उसकी मांसपेशियां, हड्डियों के जब अंग पड़ते हैं, उंगली और मस्तिष्क के आकार में परिवर्तन क्या था? आधुनिक मानव मुख्य रूप से चेहरे की बनावट, उसकी मांसपेशियां और हड्डियों के ढांचे, अंग पड़ते, उंगलियां और मस्तिष्क का आकार क्या था, धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा था। पहले वो क्या था, एक वानर जैसा, एक मतलब ऐसा जंगली जैसा था, एक अजीब सा था, उसका क्या था, उसका अजीब सा ढंग था उसका, लेकिन धीरे धीरे उसमें ये सब बदलाव आए, चेंज आया।
क्या था? अब ये देखो, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग कब हुई? 30,000 मिलियन। कब हुई? 30,000 मिलियन पहले शुरुआत मानी जाती है। उससे भी पहले की मानी जाती है, हो सकता है पता नहीं कब की हो। पर और वो क्या थे? सब जीवित पदार्थ जो भी पृथ्वी पर, जैसे मानव हुआ या कोई भी जानवर हुए या जो भी कोई जैसे जल के हुए या थल के हुए, जो जैसे भी हुए, तो उनका क्या था? ये सब उनके समय के साथ साथ क्या था? उनका एक परिवर्तन था। समय के साथ साथ उनका एक बदलना, विकसित होना एक परिवर्तन था। वो नर से मानव रूप में कब तक आए? उनको आते आते बहुत लंबा समय लग गया, यानी कि बहुत लंबा समय था ये। जब चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत को सबके सामने रखा, तो सब वैज्ञानिकों ने माना कि हमारे पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज एक नहीं, हमारे पूर्वज अलग अलग थे। क्या मानव का विकास पृथ्वी पर एक साथ हुआ? जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो सब जगह धीरे धीरे मानव का विकास, यानी कि मानव का विकास हो रहा था धीरे धीरे। तो ये क्या, इसका सिद्धांत किसने रखा? चार्ल्स डार्विन। तब चार्ल्स डार्विन ने 1860 में ये रखा। 8 में क्या रखा? जैविक कर्मिक विकास का सिद्धांत। जैविक कर्मिक विकास का सिद्धांत रखा। तब वैज्ञानिकों ने माना, वैज्ञानिकों ने क्या माना? कि मानव के कई प्रकार के पूर्वज थे। वरना ये लगता था कि पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे मानव पैदा हुआ या कहां से मानव का जन्म हुआ। एक ये भ्रमित था, सबको भ्रम था कि क्या था ये, इसका किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत को रखा, तो थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई, मानव का विकास अलग अलग जगह पर हो रहा था। सेम उसी समय पर दक्षिण भारत में भी, उसमें यानी कि अमेरिका हो, अफ्रीका हो या एशिया हो, कोई यूरोप हो, जहां भी हो, मानव का विकास हो रहा था धीरे धीरे। तो उन्होंने कौन सा रखा? पहला जैविक कर्मिक विकास। पहला जैविक कर्मिक विकास क्या था? पहला जैविक कर्मिक विकास, और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक विकास। यानी कि पहला जैविक कर्मिक विकास, आपको बताया था कि मानव पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे मानव में चेंज आया। वो एक अजीब सा था, उसके सर बहुत क्या थे? उसके सर ऐसे थे, अजीब से उसके सर उसका था। उसका कोई भी मतलब उसका कोई भी आदिम रूप नहीं था। उसका अजीब सी शक्ल थी उसकी, यानी कि एक अजीब सा था वो, जानवरों जैसा। फिर उसके धीरे धीरे ये कपाल क्या हुई? धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो गई, और उसकी हड्डियों में चेंज आने लगा। ये चीजें थी जो उसकी, जो ऐसे थी, वो चीजें धीरे धीरे उसकी क्या हुई? धीरे धीरे जब वो चलने लगा, यानी कि धीरे धीरे जब उसने चलने का अभ्यास किया, तो ये चीजें उसकी छोटी होती गई, यानी कि इतनी बड़ी से उसकी छोटी होती गई। और उसकी क्या थे? उसके हाथ, जब वो उन हाथों से, पत्थरों से, औजारों से, इनसे काम करने लगा, तो उसके हाथ क्या हो गए? उसके हाथ थोड़े बारीक होने लगी, उसकी उंगलियां। तो धीरे धीरे चेंज आया जैविक कर्मिक विकास के में। देखो, आधुनिक मानव मुख्य रूप से चेहरे की बनावट, उसकी चेहरे की बनावट में चेंज आया। धीरे धीरे चेहरे की बनावट उसकी बदलने लगी। एक पहले क्या थी? एक अजीब सी थी उसकी। फिर उसकी मांसपेशियां, जैसे वो चलना सीखा, यानी कि उसके हाथ फ्री हो गए, धीरे धीरे उसने चलना सीखा, तो उसकी मांसपेशियों में चेंज आया, उसकी मांसपेशियों में बदलाव आया, उसकी हड्डियों के ढांचे में बदलाव आया। उसके हड्डियों के ढांचे क्या थे? जैसे वो खड़ा होकर चलने लगा, तो हड्डियां, वो जैसे ऐसे चलता था, वो हड्डियां सीधी होने लगी, यानी कि उसके अंग प्रत्यंग में चेंज आने लगा धीरे धीरे। उसकी उंगलियों में, फिंगर में उसके चेंज आया। उसका मस्तिष्क का आकार बड़े से छोटा होने लगा, इतने बड़े से उसका आकार छोटा होने लगा धीरे धीरे। तो उसके आकार में परिवर्तन आना शुरू हो गया, धीरे धीरे उसके आकार में परिवर्तन आया। सामाजिक विकास, उसके रहन सहन के तरीके बदले। क्या? जब उसको पत्थरों के औजार मिले, तो उसके धीरे धीरे वो अपनी रक्षा करने लगा। क्या? उसके फिर भोजन प्राप्त करने की पद्धति, धीरे धीरे जैसे उसने आग की भी खोज कर ली थी, और हथियारों को भी उसने छोटा बनाना शुरू कर दिया था। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबे टाइम तक चली थी। तो उसने भोजन प्राप्त करना कैसे सीखा, ये सारी, उसने रहन सहन के तरीकों को कैसे सीखा। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, यानी कि जैविक कर्मिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, इनको 2 चरणों में रखा है। तो कर्मिक विकास में क्या हुआ? उसके शरीर की बनावट में, उसकी मांसपेशियों में, उसके मस्तिष्क में, और उसके उंगलियों में, अंग प्रत्यंग, इन चीजों में धीरे धीरे चेंज आया उसका। फिर उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक, उसकी बातचीत का हमें नहीं पता उसने कब पहले बात करी, या उसने इशारों से सीखा, उसने क्या सीखा। लेकिन धीरे धीरे जब उसने परिवार बनाए, वो एक सामाजिक बना, तो हो सकता है उसने धीरे धीरे कोई ऐसी कोई धन नहीं रही होगी जिससे उसने बात करना सीख लिया, या एक दूसरे तक वो
अपनी बातों का आदान प्रदान करना उन्होंने सीख लिया था। तो क्या था, उसने भोजन प्राप्त करना भी सीख लिया था धीरे धीरे। उससे बातचीत करने का भी संप्रेषण में बदलाव आया उसका धीरे धीरे। कैसे बदलाव आया इसका अभी तक नहीं पता चला। पहले मानव प्रजाति को क्या नाम दिया गया था, होमो हैबिल्स। होमो हैबिल्स जो ये एशिया में एक शाखा थी जिसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। पत्थरों के औजार किसने बनाने शुरू किए, होमो हैबिल्स। ये एशिया की शाखा थी। इसका निर्माण कहाँ हुआ था, एशिया में। धीरे 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 इसका कर्मिक विकास हो रहा था। मनुष्य का कर्मिक विकास होमो इसेक्ट से हुआ है। किससे हुआ है, होमो इसेक्ट से के द्वारा माना जाता है, जिसकी शारीरिक बनावट में धीरे धीरे चेंज आ गया। शारीरिक बनावट थोड़ी खास थी, थोड़ा सा बदलाव आ गया था तब तक। उससे क्या बना, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस आदि मानव को क्या नाम दिया गया, होमो सैपियंस। जो मानव का धीरे धीरे उसने रूप ले लिया था, यानी कि वो मानव का आदि रूप था। क्या था, मानव का एक आदि रूप था। होमोसेपियंस क्या थे, एक मानव के आदि रूप। तो चार्ल्स डार्विन कौन थे, जिन्होंने जैविक कर्मिक सिद्धांत रखा, वो थे चार्ल्स डार्विन। 1860 में उन्होंने एक कर्मिक विकास रखा, जिसके द्वारा वैज्ञानिकों ने जाना कि हमारे पूर्वज एक नहीं, हमारे पूर्वज कई थे। अलग अलग जगह पर जहां भी मानव का जन्म हुआ, जहां भी मानव पैदा हुआ, जैसे पानी से उसका जन्म हुआ, मछली का, और भी जीव जंतुओं के जन्म हुए, तो मानव का भी कुछ प्रकृति ही रूप से ऐसे ही जन्म हुआ। पेड़ पौधों का हुआ, जानवरों का हुआ। जैसे जानवरों का भी इन्होंने जानवरों को भी पालन शुरू कर दिया था, जैसे कुत्ते का भी कर्म क्या माना गया है, पूर्वज भेड़िया माना गया। तो ऐसे ही मानव का क्या माना गया है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मानव का आदिम रूप था, यानी कि धीरे धीरे मानव का रूप चेंज हो गया था। उसकी मांसपेशियां, उंगली, चेहरे की बनावट, इन चीजों में धीरे धीरे चेंज आने लगा था। तो मानव का एक कर्मिक विकास शुरू हो गया था। फिर धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होने लगा था। ये सिद्धांत किसने रखा, चार्ल्स डार्विन ने। कौन सा, जैविक कर्मिक सिद्धांत, जिसको वैज्ञानिकों ने भी माना। ये हो गया हमारा पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। फिर इनको डिवाइड किया गया है। इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे पाषाण युग, यानी कि पत्थरों का युग। जैसे जैसे उनके औजार मिले, उनके सामान मिले, तो उनको फिर बांट दिया गया उनके कालक्रम को। एक थी हमारी, कैसे इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे जो हमें पुरातत्व से जो चीजें मिलती हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे। ये तो पता चल गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा हमें जो सिद्धांत मिला है, उससे हमें पता चल गया कि हमारा आदि मानव कौन था, किससे हमारा कैसे कैसे मानव ने प्रोग्रेस की, कैसे उसमें सामाजिक और ये विकास हुए। तो ये क्या था, एक रेडियो कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग C14 क्या था, एक रेडियो, इस विधि से
अब ये देखो, रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम उसको, मतलब जो भी हमें पुरानी चीजें, जो जैविक पदार्थ, जो भी चीजें हमें मिली है, उसका हम समय काल निकाल सकते हैं। क्या था, जैसे हमें कौन सी चीजें वो पुरास्थलों से प्राप्त हुई है? ये रेडियोधर्मी हास के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? रेडियोधर्मी हास के सिद्धांत पर आधारित है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग से कैसे, इस विधि से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं की तिथि निर्धारित, वस्तुओं की तिथि को निर्धारित, उसके समय काल को जान सकते हैं। कैसे? जो हमें पूरा स्थलों से प्राप्त हुई है, जैसे जैव पदार्थ, जो भी जैविक पदार्थ हैं, जैसे काठ कोयला हो गया, काठ को लकड़ी होगी, औजार, पत्थर के औजार हो गए, मानव या जानवरों की हड्डियां होगी, क्योंकि वैसा मानव थोड़ी मिले, मानव या जानवरों की हड्डियां ही तो मिली है बस हमें, तो उन्हीं की जांच की जाती है। इसको कब से कब तक की जांच? जैसे 50,000 से 80 लाख या उससे भी 80,000, उससे भी समय पहले के जैविक पदार्थों की वो हम अच्छे से जांच कर सकते हैं, उसका समय काल निर्धारित कर सकते हैं। इस पद्धति से उसका समय काल को जान सकते हैं। क्या? उसके समय काल को जान सकते हैं। किससे? रेडियोधर्मी हास के सिद्धांत से। रेडियो कार्बन डेटिंग C40, इससे हम क्या कर सकते हैं? उसके समय काल को जान सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा हम, ये रेडियो हास के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसके समय काल को जान सकते हैं हम। यार ऐसे ही इसी प्रकार, जैसे बीसी ईसा पूर्व, बीसी और ईसा पूर्व भी बोलते हैं। क्या हुआ? ईसा पूर्व, ईसा समय से पहले, यानी कि बिफोर प्रेजेंट। जो बिफोर प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट, इससे पहले, प्रेजेंट से पहले, यानी कि बिफोर प्रेजेंट, इसको क्या है? बीसी। तो हम इसको ईसा पूर्व भी करते हैं। तो ये एक तिथि मानी गई, एक तिथि निर्धारित की गई है। उन जो चीजें हमें मिली है पूरा स्थलों से, उनको सही ज्ञात कराने के लिए। तो ये क्या हुआ हमारा? बीसी, रेडियोधर्मी। और इतना हो गया हमारा। पूरा स्थलों से क्या प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, कैसे उसके पूरा स्थलों से क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे उसके समय काल को विभाजित किया हुआ, ये सब चीजें आपको बता दी हैं। उनके पूरा स्थल कौन सी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई, लेकिन उसको हम फिर से एक बार थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं। जैसे पहले क्या था? निम्न पाषाण काल। कौन सा काल था? निम्न पाषाण काल। किसका था ये? पूरा पाषाण काल, रेलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। तो इसको भी 3 कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। कौन सा था ये? ओल्ड स्टोन एज। कौन सा था ये? ओल्ड स्टोन एज, पत्थरों का काल, पत्थरों का काल। क्या था ये? पत्थरों का काल था बस। इसमें हमने निम्न काल जो प्रथम था, इसका निम्न काल। कौन सा था? इसका निम्न काल, जो सबसे पहले निम्न काल। इसके औजार कौन से थे? क्या हमें सिर्फ इसके औजारों से ही हमने इसके काल को जाना? औजार कौन से थे इसके? कुल्हाड़ी। हमने पहले भी बताया था कि सबसे पहले कुल्हाड़ी ही इसकी प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ी, क्लीवर, चीरने वाले औजार। क्या थे ये? एक चीरने वाले औजार थे, कुल्हाड़ी थी।
इसमें क्या था, इनके औजार कौन से थे, निम्न काल, जो सबसे पहली अवस्था थी इनकी, पूरा पाषाण काल की सबसे पहली अवस्था थी। इसमें औजार कौन से थे, कुल्हाड़ी। हमें क्या प्राप्त हुई है, कुल्हाड़ी। कहां से प्राप्त हुई है, दक्षिण भारत से। ये आपको सारा डिटेल से पिछली वीडियो में बता दिया था, कहां से प्राप्त हुई है, दक्षिण। इसके जनक कौन थे वो भी बता दिया, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से, कहां से, दक्षिण भारत के पलवलम से, चेन्नई में, चेन्नई के पास है, क्या है, चेन्नई के पास पलवलम। ये किस काम में आते थे, ये चीरने वाले औजार थे, जिसके आगे का हिस्सा नुकीला होता था और सिर इसका चौड़ा होता था। सिर कैसा होता था, इसका चौड़ा होता था, ताकि पीछे से इसको पकड़ने में आसानी रहे, पीछे से पकड़ने में उसको आसानी हो जाए। ये किस तरह के होते थे, किस रूप में मिले, अंडाकार एंड आयताकार, दो तरह के होते थे। कैसे होते थे, ये अंडाकार और आयताकार। इसका सबसे पहले मिलना पूरा पाषाण काल में, निम्न अवस्था का सबसे पहले क्या मिली है, कुल्हाड़ी। ये हमें दक्षिण भारत पलवलम से मिली है। ये आयताकार और अंडाकार होती थी। कुछ खास पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। पत्थर उन्हें कहाँ आसानी से मिलते थे, नदियों के किनारे। कहाँ था उनका निवासी स्थान, सिर्फ नदियों के किनारे। तो उनको कुछ खास औजार, जो उनके औजार बनाए जाते थे, वो कुछ पत्थरों के बनाए जाते थे, जैसे क्वार्टरजाई पत्थर हुआ, स्टीव हुआ, चूना हुआ, सिलिकॉन, एक सिलिकॉन पत्थर था, एक चर्ट पत्थर। इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। कौन से पत्थर, और कुछ हाथी दांत के भी औजार बनाए जाते थे, जैसे हड्डियों में क्या हो गया, हाथी दांत। किस किस चीज के, कौन कौन से पत्थर होते थे, क्वार्टरजाइड, स्फेटिक, चूना, सिलिकॉन, चर्ट आदि पत्थर थे। हड्डियों के भी बनाए जाते थे, जिसमें हाथी दांत थे। इनकी कुल्हाड़ी और क्लीवर कैसे थे, अंडाकार और आयताकार। ये किस काम में आते थे, चीरने के औजार थे, ये जानवरों को चीर फाड़ करने के लिए औजार। निम्न काल हमारा खत्म। निम्न काल हमारा, इसकी वीडियो में हमने पिछली वीडियो में आपको, लास्ट वीडियो में सारा बताया था ये अच्छे से, कहाँ मिले इनके, कहाँ कौन से इनके पूरा स्थल थे और किसने इनकी खोज की, इसके खोजकर्ता कौन थे, सब बता दिया गया था। मध्य पाषाण काल फिर आता है, इसके बाद निम्न पाषाण काल के बाद इसी का ही आता है मध्य पाषाण काल। ये फिर से आपको एक बार फिर से रिवाइज कराया जा रहा है, ताकि अच्छे से और दिमाग में आ जाए आपके। बस इसको लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, इसको शेयर करते जाइए, ताकि ये वीडियो सभी के पास जाए, सभी इसका लाभ उठा सके। मध्य पाषाण काल के औजार विभिन्न तादाद में प्राप्त हुए, यानी कि बहुत अधिक औजार मिले हैं ये। इसे संस्कृति के नाम से, औजारों की संस्कृति के, फल्क संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस काल को कौन सी संस्कृति थी, ये भी आपको बता दिया था। अरे कहाँ कहाँ कौन सी नदियां थी, कौन सी संस्कृति, कौन सी नदियों पे फले फूले थे, ये भी। इस काल में संस्कृति, इस काल को इस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर औजार मिले हैं, जहां उस संस्कृति के नाम से भी इनको जाना जाता है। पत्थर के औजार कौन से थे इनके, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार कौन कौन से औजार थे इनके, देखो खुरपी,
खुरचनी, बेदनी, छुरी, खुरचनी और ब्लेड, छेनी, अलग अलग क्या है, ये सब अलग अलग पूरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उनका इसलिए उनका वर्गीकरण किया गया है, इसलिए इनका वर्गीकरण किया गया है ताकि इनको अच्छे से जान पाए, क्योंकि ये अलग अलग स्थान पर मिले हैं। इनका 5 भागों में वर्गीकरण किया हुआ है। पहला औजार समूह, फर्स्ट कौन सा है, औजार समूह। इसमें क्या क्या मिले, जिसमें बेधक, खुरचनी और छुरी हुए हैं। बेदनी, छुरी प्राप्त हुए, हड्डी तोड़ने और काटने, ये हड्डियों को तोड़ने में लकड़ी प्रयोग में आते थे। इसमें काम आते थे
वो क्या था, मध्य पाषाण काल। हमने निम्न पाषाण काल में भी औजारों को पढ़ा, मध्य पाषाण काल में औजार इतने मिले हैं कि उनका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? वो पत्थर के औजार, पत्थर उसमें कौन कौन से औजार थे? खुरचनी, बेदनी, छुरी, ब्लेड, छेनी, ये सब अलग अलग पुरा स्थलों से प्राप्त हुए। अलग अलग पुरा स्थलों से प्राप्त होने के कारण इनका वर्गीकरण किया गया है। औजार समूह नंबर 1, इसमें क्या थे? इसमें बेधक, खुरचनी, छुरी ये प्राप्त हुए। ये क्या हड्डी को तोड़ने के काम आते थे, ये हड्डियों को तोड़ने के काम आते थे। और लकड़ी को काटने के काम आते थे। इसमें हड्डी को तोड़ने और लकड़ी को काटने के काम, चमड़ा निकालने के काम, जब जानवर मर जाते थे तो उनका चमड़ा निकालने के काम आते थे ये। औजार नंबर 2, समूह नंबर 2, इसमें क्या थे? ये नुकीले होते थे। नुकीले इसमें क्या हो गया? खुरचनी हो गया, बेदक हो गया। ये क्या आते थे? ये शिकार करने में मांस को काटने के काम आते थे। जब वो शिकार कर लेते थे उसके बाद मांस को काटने के काम आते थे, यानी कि ये नुकीले और पैने होते थे। ये इस टाइप के हथियार होते थे, नुकीले और धारदार टाइप के होते थे। समूह नंबर 3, जिसे ज्यादा पत्थर के फ्लैग व छुरियां हैं, जिसमें क्या है? ज्यादा पत्थर के फ्लैग और छुरियां हैं। छुरियां, बारीक छुरियां, ये मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में, मांस को क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे ये मांस हो गया, क्या हो गया? जानवरों को मार के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करने के काम आता था। क्या? छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में इसका प्रयोग किया जाता था। समूह नंबर 4, इसमें 4 प्रकार के औजार पाए गए हैं। कुछ नुकीले पत्थर के औजार जैसे फ्लैग हुआ, खुरचनी हुआ आदि। इन्हें लकड़ी का भी आकार दिया गया है। इसमें क्या है? लकड़ियों का भी आकार दिया गया है। इसको जैसे लकड़ी का आकार होता है ना, ऐसे ये कंदमूल काटने के काम आते थे। क्या थी? जो वे जड़ें थी हमारी, जैसे ये पेड़ हो गया तो क्या था? ये वो हमारी इनको जड़ों को, इनकी खुदाई करने के भी काम आते थे ये, कंदमूल निकालने के लिए। जैसे आज भी मूली, सलगम वगैरह ये चीजें, आलू वगैरह ये निकाले जाते हैं, इसी टाइप में काम में लिया जाता था। समूह नंबर 5, ये क्या होते थे? आगे की तरफ से क्या होता था? ये हथियार कौन सा था? आगे की तरफ, ये भाले टाइप में आगे की तरफ ये नुकीले होते थे। ये इस टाइप के होते थे, आगे की तरफ नुकीले टाइप के हथियार होते थे ये रहे। तो यार ये कुछ गोल टाइप के होते थे, गोल भी पत्थरों के औजार थे, नुकीले टाइप के, यानी कि गोल पत्थरों के औजार। ये रहे आगे, यहाँ से क्या थे? ये गोल पत्थरों के औजार हो गए, तो इनको आगे से नुकीले कर दिया गया था। ये बड़े जानवरों का शिकार करने के काम आते थे। एक प्लेट टाइप में बड़े होते थे, ये जो बड़े बड़े जानवरों का था उसका शिकार करने के काम आते थे। ये हमने बताया था आपको कि क्या हुआ था उसमें? गोल औजारों का उपयोग होने लगा था, गोल औजारों का उपयोग। तो वो प्लेट के काम, वो क्या था? एक प्लेट के आकार के थे। सही बात। अब आ गया हमारा कौन सा? नवपाषाण काल। कौन सा? हमारा उच्च पाषाण काल। उच्च लास्ट अवस्था इसकी, उच्च पूरा पाषाण काल। कौन सा था ये हमारा? उच्च पूरा पाषाण काल। होमोसैपियंस ने औजारों को बनाने की कला को नई ऊंचाई दी। क्या थे इसमें? होमोसैपियंस। आदि मानव को क्या बोला? होमोसैपियंस। औजारों को एक नई पहचान दी थी। क्या दी थी? एक नई पहचान दी थी इन्होंने। इनके औजार किस तरह के होते थे? क्या थी? औजारों में
तरह तरह की किस्में। पत्थरों के अलावा अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करने लगे थे। क्या करने लगे थे? अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करने, जैसे लकड़ी हुआ, हड्डियां हुआ, तो इन चीजों के भी बनाने लगे थे। दूर से फेंक कर इस्तेमाल किए जाने वाले औजार। दूर से फेंक कर इस्तेमाल किए जाने वाले औजार। दूर से फेंक कर किए जाने वाले औजार। संयुक्त औजार। संयुक्त औजार। औजार बनाने वाले औजार कौन से थे? औजार बनाने वाले औजार कौन से थे? औजार बनाने वाले औजार। मछली मारने के औजार। मछली मारने के औजार कौन से थे? मछली मारने के औजार। सूक्ष्म औजारों का निर्माण। औजारों का निर्माण। और कौन सा था? औजार बनाने की कला में सौंदर्य का समावेश। औजार बनाने की कला में सौंदर्य का विकास। कौन कौन से थे इनके औजार? होमियोसेपियंस ने पत्थरों के औजारों को एक नई पहचान दी। कौन से थे? औजारों में तरह तरह किस्म के औजार, पत्थरों के अलावा अन्य वस्तुओं का भी उपयोग। दूर से फेंक कर मारने वाले औजार। संयुक्त औजार। औजार बनाने वाले औजार। मछली को, क्योंकि मछली जब क्या था, मछली को उन्होंने खाने का एक अच्छा स्रोत बना लिया था। मछली मारने वाले औजार। सूक्ष्म औजार, जो उनके छोटे छोटे औजार बनने लगे थे। औजार बनाने की कला में एक सौंदर्यकरण, क्या एक सौंदर्यकरण का विकास शुरू कर दिया था उन्होंने। सौंदर्यकरण का विकास कार्य उनका शुरू हो गया था उच्च पुरापाषाण काल की। इस अवधि के दौरान धारदार औजारों में महारत हासिल कर ली थी। क्या कर ली थी? इस अवधि में उन्होंने धारदार हथियार बनाने की वो कर ली थी। औजार बनाने की कला में सौंदर्य। इस अवधि के दौरान, इस अवधि के दौरान उन्होंने क्या कर लिया था? धारदार औजार बनाने में, धारदार औजार बनाने में महारत हासिल कर ली थी। क्या कर ली थी? एक महारत हासिल कर ली थी इसमें। औजारों की ढाल क्या होती थी? औजारों की धार समतल होती थी, क्योंकि मानव ने आते आते कितनी प्रोग्रेस कर ली थी। अब वे उसका उपयोग क्या करने लगे थे? छुरी के रूप में। उसका छुरी के रूप में किया जाने
लगा था। क्या था ये हिमयुग था। ये तो आपको पता है कि एक हिमयुग था। तो मानव तब तक कुछ नहीं जानता था, लेकिन उच्च पाषाण काल तक आते आते उसने हथियारों में एक महारत हासिल कर ली थी। एक छेनी उनका क्या था, एक छेनी टाइप का हथियार था उनका। छेनी जो नुकीला हथियार था, छेनी एक नुकीला औजार था इनका, जिससे नकाशी व हड्डियों में छेद करने के काम आता था। हड्डियों में छेद करने के काम, छेद करने के काम आता था। क्या? हड्डियों में छेद करने के काम आता था। दूर से फेंक कर शिकार करने के लिए भी औजारों का प्रयोग निर्माण कर लिया था। दूर से फेंक कर औजारों का भी उन्होंने निर्माण कर लिया था, जैसे हल्के बर्छे, धनुष बाण आदि। कौन कौन से थे? इन्हें दूर तक फेंका जा सकता था। क्या कर लिया था उस टाइम पे मानव ने? उच्च पूरा पाषाण करवाते आते क्या होमो सेपियंस ने पत्थरों के औजारों को एक नई पहचान दी थी। कौन सी पहचान दी थी? औजारों के तरह तरह की किस्म, जैसे लकड़ी के और हड्डियों के औजार मुठ्ठे लगे, कुछ कुछ हथियार बनाने लगे थे। पत्थर के अलावा अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करने लगे थे। दूर से फेंककर इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी, और उनके संयुक्त औजार भी बन गए थे। एक साथ कई कई औजारों को बनाने लगे थे। औजार बनाने वाले भी औजार थे, जिससे औजारों से औजार बनाए जाते थे। मछली उनका एक क्या था? उनका एक खाने का मछली स्रोत था उनका खाने का। तो मछली को पकड़ने के लिए और उसको मारने के लिए भी उन्होंने औजार बना लिए थे। सूक्ष्म कुछ छोटे छोटे औजार भी बना लिए थे। सूक्ष्म मतलब छोटे कुछ औजार। औजार बनाने की कला, उनके बनाने की कला में जैसे हड्डियों को मुट्ठे लगे हुए ऐसे, मतलब उनके सौंदर्यकरण का भी उन्होंने एक विकास कर लिया था, उनके सौंदर्यकरण का, औजारों के सौंदर्यकरण का। इस अवधि के दौरान धारदार औजार बनने लगे थे। कौन से? धारदार औजार बनने लगे थे। औजारों में धार कैसी होती थी? समतल। औजारों में धार समतल होती थी। किसमें? उच्च पूरा पाषाण काल में। इनका उपयोग छुरी, जैसे छुरी के रूप में होता था। छुरी कैसी होती है? बिल्कुल पैनी छुरी, बिल्कुल बारीक छुरी होती है। ये इसके अंदर धार होती है बहुत तेज तेज। छेनी कैसी होती है? एक टाइप की छेनी आपने आज भी देखी होगी। ये छेनी, इससे वो छेद भी कर सकते थे। जैसे गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में और इनमें नक्काशी मिली है, तो हो सका इन्होंने छेद वगैरह करने के काम आती थी। एक तरह का नुकीला औजार होता था ये, नीचे से बारीक और ऊपर से थोड़ा चौड़ा। हड्डियों में छेद करने के भी काम आता हो। इन्होंने दूर से फेंककर शिकार करने के औजार बना लिए थे, जैसे धनुष बाण, भाले, जैसे धनुष बाण, ये सारी चीजें होगी। ये तीर हो गए इनके। तो इन्होंने क्या कर लिया था? तीर, ऐसे औजारों का निर्माण कर लिया था, ताकि अब ये दूर से बड़े भी, मतलब बड़े जानवरों का भी शिकार कर सके। धनुष बाण, भाले, बर्छे, ये कौन से थे? इनको दूर से फेंक कर, ये जानवरों का, जैसे यहाँ जानवर है, यहाँ एक वो मानव खड़ा है, होमो सेपियंस मानव, और यहाँ एक जानवर है, तो ये इसको दूर से फेंक कर यहाँ भी इस पे तीर से अटैक कर सकते थे। तो क्या अब वो बड़े जानवरों का भी शिकार आसानी से करने लगे थे।
एक बर्छी थी, बर्छी। एक हंसिया, इनका औजार था एक हंसिया। हंसिया भी औजार था, हंसिया औजार। औजार, इनका उपयोग इसने कब किया? फसलों को काटने के लिए। फसलों को काटने के लिए इसका उपयोग किया होगा। किसको काटने के लिए? हंसिया का। हंसिया का उपयोग इसने फसलों को काटने के लिए किया होगा, क्योंकि वो आज भी इस तरह की होती हैं। जैसे आज भी आपने देखा होगा तो इस तरह के उनपे मुट्ठे लगे हुए होते हैं ऐसे, और उनपे ऐसे धार होती है बारीक बारीक हंसिया पे। आगे मध्यकाल में आकर उसका और भी बढ़ गया होगा उसका उपयोग। पत्थरों का उपयोग बर्तन और प्लेट के रूप में भी करते थे। वो क्या करते थे? पत्थरों का उपयोग बर्तन, क्योंकि मांस को पका के खाने लगे थे, उन्होंने आग का निर्माण तो कर ही लिया था। बर्तनों के रूप में भी करने लगे थे। क्या? आग का निर्माण करने के लिए आग को उन्होंने आग जला, यहाँ आग मान लो आग है तो उसके ऊपर कोई बड़ा बर्तन रखा होगा मांस को पकाने के लिए। सामग्री क्या होती थी उनकी? औजार बनाने की सामग्री। औजार बनाने की सामग्री कौन सी थी उनकी? क्योंकि पत्थर के औजार ही बनते थे तब तो, विभिन्न प्रकार के। ये उच्च पुरापाषाण तक आते आते हो गया था। कच्चे माल, पहले क्या वो कच्चे माल का उपयोग नहीं करते थे, मोटे ठोस लेते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कच्चे माल का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। किया जाने लगा था। क्या? कच्चे माल का भी उपयोग फिर किया जाने लगा था। उसको उसके हिस्से को ठोस बनाने के लिए, औजारों के अगले हिस्से को ठोस बनाने के लिए, हिस्से को कड़ा करने के लिए, अगले हिस्से को क्या? मजबूत बनाने के लिए। कौन से पत्थर होते थे? स्फोटिक बहुमूल्य पत्थरों का भी निर्माण करने लगे थे। पत्थरों का भी उपयोग करने लगे थे। उपयोग करने लगे थे। जेस्पा, ये कौन सा पत्थर था? जेस्पा हो गया। और ये कौन सा हो गया? क्ले। स्टोन, ग्रे स्टोन।
लाल पत्थर, क्लेस्टोन, सूर्यकांत पत्थर, जेस्पर पत्थर। उस समय तक वस्तुओं का आदान प्रदान भी होने लगा था। क्या? वस्तु जैसे उनके औजारों का भी आदान प्रदान होने लगा था। विनिमय और पद्धति शुरू होने लगी थी। विनिमय पद्धति क्या शुरू होने लगी थी। उनकी निवास स्थान, अब उनके निवास स्थान देखो, उनका निवास। और जीवन शैली, उनका निवास और जीवन शैली क्या होगी थी उस पाषाण काल में? जीवन शैली, यानी कि मानव आते आते उच्च पूरा पाषाण काल तक कहां तक आ गया था? निम्न पाषाण काल से लेके शिकारी, क्या था वो? एक शिकारी था। शिकारी वो तब भी था, शिकारी संग्राहक, शिकारी था वो, संग्राहक था, रहन सहन। फिर क्या सीख लिया था उसने? मृतकों का अनुष्ठान तथा आस्था अनुष्ठान तथा आस्था से विश्वास करने लगा था। हमें जानकारी मिली है जैसे जानकारी प्राप्त होती है अधिकांश अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ तो बच गए, परंतु जो काल के ग्रास उनसे छोटी छोटी सूचनाएं जो प्राप्त हुई है औजार
कलाकृतियां आए जाने वाले स्थलों से सामाजिक संगठन का पता चलता है। सामाजिक संगठन का पता चलता है। क्या पता चलता है हमें? मुख्य रूप से मांस या कंदमूल, मांस और कंदमूल खाते थे। छोटे छोटे जानवरों का शिकार क्या करते थे? छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे। वे प्रकृति गुफाओं में या छोटे छोटे घरों में रहते थे। घर कैसे थे उनके? घास फूस के छोटे छोटे घरों में रहते थे। शाखाओं या जानवरों की खाल से घर बनाते थे। क्या? छोटे छोटे घरों में रहते थे, जानवरों की खाल से घर बनाते थे। इन घरों से ऐसा प्रतीक होता है ऐसा प्रतीक होता है। कैसा? ऐसा प्रतीक होता है। ये नियमित रूप से जानवरों का शिकार करने लगे थे। उच्च पुराकासा में होम्योसेपियंस पत्थरों के औजारों को एक नई पहचान दी थी। क्या दी थी? एक नई पत्थरों के औजारों को एक नई पहचान दी थी उसने। फसलों को काटने के लिए उसने किसका? एक हंसिया औजार था उनका, जिनको फसलों को काटने के लिए उसका उपयोग किया इन्होंने। और इनका क्या? पत्थरों का उपयोग बर्तनों के रूप में भी किया। क्या किया? पहले इनके पास वो कोई उपयोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे आग का निर्माण हुआ तो इन्होंने धीरे धीरे उस मांस को भी पकाकर खाने लगे। फिर क्या? उन्होंने धीरे धीरे पत्थर के बर्तन भी बनाए। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का भी उपयोग करने लगे। पहले वो ऐसी नदियों पर के आसपास रहते थे जहां उनको पक्का माल मिले, मजबूत पत्थर मिले। फिर धीरे धीरे कच्चे माल से भी पत्थरों को बनाने लगे। जैसे कौन कौन से पत्थर होते थे? एक बहुमूल्य बहुत कीमती पत्थर होते थे, सूर्यकांत, जैस्पर पत्थर हुआ, जैसे लाल पत्थर, किले पत्थर हुआ,
स्फटिक पत्थर हुआ, तो इनका भी उपयोग करने लगे थे अभी। वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कि अब औजारों का आदान प्रदान भी होने लगा था। अभी छोटे छोटे इन्होंने ग्रुप बना दिए थे, एक विनिमय पद्धति की भी उन्होंने शुरुआत कर दी थी। इनकी जीवन शैली और क्या थे, एक शिकारी था, शिकारी और संग्राहक था इस युग तक भी वो। मृतकों के संस्कार भी जानने लगा था, क्योंकि हमने पहली वीडियो में पढ़ा कि हमें मृतक मिले हैं, बच्चे भी मिले हैं, और कुछ उनके साथ जानवरों को भी दफनाया जाता था। क्या इन्होंने इनका जिनकी मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उनका वो अनुष्ठान करने लगे थे, उनका संस्कार करने लगे थे। उनकी कुछ आस्थाएं भी हो गई थी, मूर्ति पूजा वगैरह में कुछ थोड़ा थोड़ा उनका प्रकृति में विश्वास भी होने लगा था। अधिकांश जो बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो काल का ग्रास बन गई है, बट जो भी चीजें छोटी छोटी सूचनाएं प्राप्त हुई है, जैसे उनके औजार प्राप्त हुए हैं, तो उससे हमें इनकी जीवन शैली का पता चलता है, इनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है, इनकी कलाकृतियां, जैसे हमें भीमबेटका की गुफा हुई, कुरनूर गुफाएं हुई, तो इनसे हमें इनकी स्थलों का भी पता चलता है, कहाँ ये गुफाओं में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मानव ने क्या करा, मानव धीरे धीरे परिवार के साथ रहने लगा, कहाँ, प्राकृतिक गुफाओं में। कहाँ वो गुफाएं कौन सी होती थी, सिर्फ प्राकृतिक गुफाएं। उन्हें तब तक बनाना नहीं आया था, वो मांस खाता था और कंदमूल और मांस खाकर ही जिंदा रहता था। धीरे धीरे उसने खेती आगे आने वाले चरण में सीखी, उसने छोटे छोटे जानवरों का वो शिकार करता था। अब वो डेली शिकार करने लगा था, क्योंकि अब वो मांस को भून के आराम से खाता था, और उसके पास अब इतने औजार भी थे कि वो डेली अब रोज नियमित रूप से जानवरों का शिकार कर सकता था। तो अब वो क्या है, जानवरों को मारकर ज्यादा दिन तक नहीं रखता था, रोज रोज मतलब डेली अब उसको शिकार करना सीख गया था। क्या मानव अब डेली शिकार करना सीख गया था। शिकार के लिए कौन जाते थे, शिकार के लिए केवल पुरुष ही जाते थे। महिलाएं को करते थे। क्या अब पुरुष ही, सिर्फ पुरुष ही जाते थे, महिलाएं क्या, महिलाएं घर पर ही रहती थी। मानव समूह अब अलग अलग रहने लगे थे। मानव समूह कहाँ, अलग अलग रहने लगे थे अब अपने परिवार के साथ। अब वे किसी खास मौसम, जैसे बारिश वगैरह का कुछ खास मौसम या फिर किसी खास अवसर पर ही इकट्ठा होते थे तथा मिलकर अब वे बड़े जानवरों का शिकार भी करने लगे थे। क्या अब किसी खास अवसर पर वे एक बड़े जानवर का शिकार भी करने लगे थे, ताकि उनको खाने को मिल जाए।
कला और संचार, कला और संचार, कला और उनके संचार क्या थे, संचार का माध्यम क्या था। शिकारी, संग्राहक, समाज में कला की भी अभिव्यक्ति थी। समाज में क्या थी, कला की भी अभिव्यक्तियां थी। अभिव्यक्तियां थी, समाज में क्या थी, कला की भी अभिव्यक्तियां थी। नक्काशी चिन्हित करना, क्या, नक्काशी चिन्हित करना, हड्डियों की रंगाई, हड्डियों की रंगाई, चित्रकला में रंगों का उपयोग करना, पोलिस, रंगों में चित्रों का उपयोग करना, पोलिस, हड्डियों में छेद करना आदि। इन सब प्रमाण कुछ आसान में काफी प्राप्त होते हैं। मूर्ति गुफा या चित्रकारी के नमूने मूर्ति गुफा या चित्रकारी के नमूने गुफाओं से अधिक प्राप्त होते हैं। गुफाओं में बनी चित्रकारी अभी भी मौजूद है। गुफाओं में बनी चित्रकारी अभी भी मौजूद है। ज्यादा पशुओं के चित्र बनाए जाते थे। चित्र बनते थे।
सी पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग करते थे, जैसे काठ, कोयला, गेहूं, दाल का रंगों का। उच्च पुनर्पाषाण में काल में क्या था, शिकार के लिए केवल पुरुष ही जाते थे। शिकार के लिए कौन जाते थे? शिकार के लिए केवल पुरुष ही जाते थे। शिकार के लिए पुरुष जाते थे, महिलाएं घरों में रहती थी। महिलाएं और बच्चे घरों में रहकर भी कंदमूल वगैरह या वो और घर के कामकाज उन चीजों पर अपना ध्यान लगाते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे। मानव समूह में, अब मानव क्या था, मानव ग्रुप में रहने लगा था। अब समूह के साथ मानव रहने लगा था, यानी कि अपने परिवार के साथ। अब वो किसी खास मौसम या जैसे बारिश वगैरह कुछ हो तो, या किसी खास अवसर पर हो सकता हो कुछ, जैसे कोई इनकी बड़ी पूजा या कोई और भी चीज इन्होंने खास किसी के की मृत्यु पर या किसी के वो बीमार होने पर किसी चीज पर ये इकट्ठा होते हो, तो तब ये इकट्ठा होते थे। या जैसे शादी का कुछ ऐसा, कुछ विवाह वगैरह का ऐसा भी प्रोग्राम ये करते हो, तो उनपे क्या ये मिलकर इकट्ठा जानवरों का शिकार करते थे, एक बड़े जानवर का शिकार करते थे ताकि सभी को भोजन प्राप्त हो सके। कला और संचार, क्या था इनके, ये शिकारी थे, संग्राहक थे। समाज में कला की भी अभिव्यक्ति होने लगी थी। क्या, जो हमें भीमबेटका की गुफाओं से हमें कलाकृति भी मिली है, नक्काशियों के भी चिन्ह मिले हैं हमें। अब इनके क्या थे, अब इनकी चित्रकलाओं में हड्डियों में क्या, हड्डियों में भी रंग भरने लगे थे, हड्डियों के भी कुछ बनाने लगे थे ये अपने, पॉलिश करने लगे थे हड्डियों पे क्या, और हड्डियों में छेद भी करने, छेनी मिल गई थी तो हड्डियों में छेद करने के काम आती थी उनको। क्या, ये सब प्रमाण हमें उच्च पुनर्पाषाण काल में मिलते हैं। कब मिलते हैं? उच्च पुनर्पाषाण में। मूर्ति, यानी कि मूर्ति गुफा जो भी शेष बचे हैं हमारी चित्रकारियों के नमूने आज भी हमारी गुफाओं में बचे हुए हैं, जो हमें गुफाओं से ये अधिक जानकारी प्राप्त होती है। गुफाओं में चित्रकारियां आज भी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा किसके चित्र बने हुए थे? सबसे ज्यादा पशुओं के चित्र बनाए जाते थे। किसके? पशुओं के चित्र। मानव के चित्र बहुत कम मिले हैं। जहां भी जो भी मिले भीमबेटका की गुफाओं में मानव को एक शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी कि हाथ में हथियार लिए हुए उसको दिखाया गया है, शिकार करते हुए उसको दर्शाया गया है। वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। प्राकृतिक रंग उनके कौन से होते थे? उनके प्राकृतिक रंग लाल और काला, लाल और काला, दो प्राकृतिक रंग होते थे। लाल रंग उन्हें कहां से मिलता था? उन्हें गेरू से मिलता था। किससे? गेरू से। क्या था? गेरू, जो आपने अभी भी देखा होगा, गेरू। काला कहां से मिलता था? उन्हें काठ कोयले से, उन्हें कोयले से, जो लकड़ी का कोयला होता था, तो उससे जो जला हुआ काठ कोयला होता था उससे उनको काला रंग मिलता था। तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा हो। बस इसका अच्छे से रिवीजन करना, इसको सब्सक्राइब और इसको लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसका सब बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि जो भी अब नजदीक है हमारे, सभी एग्जाम हमारे नजदीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके।